विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम यानी कि अजय, बॉबी, मैं और मरीका मलाजखंड की तरफ जाते हुए रास्ते में बीते हुए उन दर्दनाक दिनों के बारे में बात कर रहे थे कि मैंने मरीका को पूछा, मरीका तुम बताओ कि असल में हुआ क्या था जब नक्सलियों ने तुम दोनों को अगवा कर लिया था। मरीका बोली, उस शाम जब हमको अगवा किया गया था तब हमको रास्ते में ही बेहोश कर दिया गया था। जब हमको होश आया तब हम एक कमरे में बंधे थे बिस्तर पर। कुछ देर बाद एक आदमी कमरे में आया, जंगल के रास्ते उस दरवाजे को खोलकर जो कि दीवार पर बनी हुई थी। वो आदमी था माइकल। उसने हमारी ब्लड प्रेशर को नाप कर देखा और हमें एक इंजेक्शन हमारी नसों में डाल दिया, जिससे हमको अजीब मदहोशी छाने लगी और हम मतिभ्रम अवस्था में पहुंच गए। अब हमको ऐसा लगने लगा कि हमारा शरीर हल्का हो गया है और हम हवा में ऊपर उठने लगते थे। माइकल शायद हमारे शरीर में कोकीन ड्रग इंजेक्ट करता था, जिससे हमें मतिभ्रम होता था। तब 4 और लोग उसी दरवाजे से आते थे और एक एक कर हमारे साथ बलात्कार करते थे। उन दरिंदों का उस पर भी मन नहीं भरता था। वो हमें ड्रग की ओवरडोज देते थे ताकि हमें दर्द ना हो और जब उनका मन करे हमारे साथ दुष्कर्म कर सके। वो पूनम को ज्यादा कुछ नहीं करते थे क्योंकि उनका मकसद उसे जिंदा रखना था, पर वो दरिंदे मेरे साथ बहुत बुरा करते थे। ऐसे ही 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे पूनम से अलग कर दिया और मुझे वहां से दूसरे कमरे में, जो कि एक आलीशान बीएड रूम था, रखा था। रोज सुबह कुछ 10 या उससे भी ज्यादा लोग आते थे और एक एक कर मेरे साथ दुष्कर्म करते थे। वो रात के 10 बजे तक उसी कमरे में रहते और फिर वहां से चले जाते थे। मैं उनके जाते ही बेहोश हो जाती थी और जब मुझे होश आता था तब मैं दर्द से करहाने लगती थी। मेरे गले से सिसकियां निकल जाती थीं और मैं रोने लगती थी। मेरी सिसकियों को सुनकर शायद कोई मेरे कमरे तक आता था, जिसके कदमों की आवाज मैं सुन सकती थी, और मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर वो कदमों की आवाज रुक जाती थी। मैं इस डर से कि कहीं उन लोगों में से कोई ना हो अपने रोने की आवाज को दबा लेती थी। कुछ देर बाद उन कदमों की आवाज मेरे दरवाजे से दूर होती सुनाई पड़ती थी। ये सिलसिला कुछ 5 दिन चला और फिर एक दोपहर को वो लोग मुझे उस कमरे में बिना मेरे साथ कुछ किए बिना ड्रग्स का डोज दिए ऐसे ही चले गए। मैं अपने आप को वहां खुला पाकर जल्दी से कमरे में देखा। वहां एक स्कूल की लड़की का ड्रेस दिखा। मैंने उस ड्रेस को पहनकर वहां से निकलने की कोशिश की, पर दरवाजा बाहर से बंद था और मैं सोचने लगी कि कैसे उस कमरे से निकला जाए। तभी एक बूढ़ा आदमी कमरे में मेरे लिए खाना लेकर आया और टेबल पर रखते हुए मुझसे बोला, यहाँ से बाहर भाग नहीं पाओगी। रिसेप्शन पर जेम्स के गुंडे बैठे हैं, जो कि तुमको जिंदा यहाँ दरवाजे से तो भागने नहीं देंगे। अब तुम्हारी इच्छा, तुम कैसे निकल सकती हो, देखो और खाना खा लेना। वो बूढ़ा आदमी कमरे से चले गए। उनके जाने के बाद मैं सोचती रही कि उस बूढ़े ने ऐसा क्यों कहा कि दरवाजे से भागने नहीं देंगे। पर मेरी इच्छा, क्या वो ये कहना चाहते थे कि इस कमरे से भागने का कोई दूसरा रास्ता भी है? मैंने पूरे कमरे में एक और दरवाजे को खोजने लगी, पर जब कोई गुप्त दरवाजा नहीं मिला तब मैं वापस आकर खाना खाने लगी। खाना खत्म कर मैं हाथ धोकर उस फ्रेंच विंडो के बाहर देखने लगी। तब मेरे दिमाग में बात आई कि अगर मैं इस विंडो के शीशों को तोड़कर कमरे में से बाहर छलांग लगा दूं, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे पैर में चोट आएगी या कोई हड्डी क्रैक कर सकती है, पर मेरी जान तो बच ही जाएगी। शाम हो चुकी थी और मैं फ्रेंच विंडो से बाहर के दृश्य को ठीक से दिमाग में बैठाने लगी कि मैं कैसे कूदूंगी कि कम से कम चोट आए और फिर किस दिशा में भागूंगी, क्योंकि ये विंडो होटल के पिछली तरफ जंगल की तरफ थी। मैंने कमरे में कुछ भारी सामान को ढूंढने लगी, पर ऐसा कुछ नहीं था जो कि मैं दोनों हाथों से उठाकर विंडो पर फेंक सकूं। मुझे तब पास रखी वो चेयर नजर आई, जो कि मेरे लिए उस समय काफी भारी थी, पर मैं अपनी जान बचने के लिए पूरी ताकत लगा दी और उस चेयर को उठाकर विंडो पर दे मारा। चेयर शीशे से टकराते ही वो विंडो टूट गई और मैं उस टूटे विंडो से छलांग लगा दी। अंधेरा घिर आया था और विंडो होटल की पिछली तरफ होने के कारण शायद किसी ने देखा या सुना नहीं। मैं उस जंगल की तरफ भाग गई और कुछ दूर पर मुझे एक पुराना बंगलो दिखा, जिसके अंदर कुछ लोग थे।
मैं उनकी नजरें बचाकर जंगल से बालाघाट के रास्ते पर आ गई। और फिर तुम जानते हो रुद्र क्या हुआ था। अब तुम आगे सुनाओ, मैं नहीं सुना पाऊंगी। तो ये तो पक्की बात है कि भीमजोड़ी के चर्च में ही सब हो रहा है, जिसमें माइकल शामिल है। पर फादर थॉमस, क्या वो भी ये सब जानते हैं? और वो बाकी के लोग कौन हैं? इसका पता लगाना पड़ेगा। वैसे तुम माइकल को कैसे जानती हो और बाकी सारे लोगों को नहीं पहचाना तुमने? मरीका बोली। मैं, पूनम और पूनम की माँ एक बार सुबह को मलाजखंड हॉस्पिटल गए थे। आंटी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। तब मैं माइकल से मिली थी और तब से पहचानती हूँ। ठीक है, वैसे अब मरीका तुमको हमारी इस रचित कहानी का मुख्य किरदार निभाना है। अजय, तू गाड़ी किसी ढाबे पर रोक दे और हम कुछ खाते हुए आगे की कहानी के किरदार और पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। मरीका ने पूछा। ये पृष्ठभूमि क्या होता है? इस पर अजय ने ज्ञान दिया। पृष्ठभूमि का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे की भूमि। लाक्षणिक अर्थों में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का समग्र दायरे में चरित्र चित्रण, अवलोकन या प्रस्तुतिकरण ही उसकी पृष्ठभूमि होती है। मैंने इस पर कहा, हाँ भाई, पता है तू ग्रेजुएट है, पर यह मत सोच कि लड़की तेरे ज्ञान से मोहित हो जाएगी। उसको कुछ भी समझ नहीं आया है। क्यों मरीका, क्या समझा? पृष्ठभूमि क्या होती है? मैं कुछ नहीं समझी। प्लीज इंग्लिश में बोलो इसका मतलब। मैंने कहा, पृष्ठभूमि मतलब कहानी और कहानी के किरदारों का बैकग्राउंड होता है। अजय एक ढाबे पर गाड़ी रोककर बोला। हम अंदर खाएंगे या यहीं कार में लेकर आना है? मैंने कहा, तू और बॉबी सबके लिए यहीं ले आ, जो भी तुम लोगों को खाना हो। हम गाड़ी में ही कहानी की रचना करेंगे। तब बॉबी और अजय खाना लेने चले गए। जब तक बॉबी और अजय खाना लेकर आए, हम अपना हाथ मुंह धोकर गाड़ी में आ गए। हमने खाना खाते हुए ही कहानी के किरदारों को रचा। मैंने कहा, हमको जो सबसे पहले करना है वो ये कि मरीका, तुम मलाजखंड पहुंचकर माइकल से मिलोगी और उसे ये यकीन दिलाओगी कि तुम इस हादसे के बाद एकदम टूट गई हो और तुम वापस अपने देश जाना चाहती हो, पर तुम्हारे पास तुम्हारा पासपोर्ट और वीज़ा नहीं है। किसी ने उन्हें चुरा लिया है और अब तुम्हें बिना पासपोर्ट और वीज़ा के ही चोरी छुपे मलाजखंड में रहना होगा। साथ ही तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए तो तुम्हारा गुजारा भी हो जाएगा। मरीका, तुम अपने लिए ऐसा काम मांगना कि तुम उनके बीच में रहो, चर्च हो या उनका कोई अड्डा, तुम वहां आ जा सको। बॉबी, तुझे मलाजखंड में किसी ने नहीं देखा है, इसलिए तू साये की तरह मरीका की रक्षा करना, क्योंकि जो लोग भी इस चर्च की आड़ में ये सब घिनौने काम कर रहे हैं वो फिर से मरीका के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वैसे हमको एक और किरदार की जरूरत होगी जो कि माइकल और उसके साथियों के बीच में घुल मिल जाएगा। वो ऐसा दिखाएगा जैसे वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। उसको सिर्फ चेहरे से ही गरीब नहीं दिखना है, वो अंदर से भी एक गरीबी में पला हुआ आदमी होना चाहिए, जो कि जब अभिनय करे तो लोग ये समझे कि वो सही में ही गरीब है, उसे पैसों की बहुत जरूरत है और उसको देखकर ऐसा लगे कि वो सच में माइकल और उसके साथियों के साथ है। अब तू बोल बॉबी, तुझे क्या चाहिए मरीका के रक्षा के लिए? बॉबी बोला, भैया, मुझे बस एक बाइक और एक तमंचा दिला देना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने कहा, वो तो मैं दिला ही दूंगा, पर तू कैसे करेगा मरीका की एक परछाई की तरह रक्षा? बॉबी कुछ नहीं बोला। तब मैंने कहा, तुझे एक आदिवासी की वेशभूषा में मरीका के आसपास ही रहना होगा जब तक वो गरीब किरदार मलाजखंड नहीं आ जाता। हमने खाना खत्म कर फिर से मलाजखंड के लिए रवाना हो गए। मैंने कहा, जब हमको पता चल जाएगा कि माइकल के साथ और कौन है और उनका लीडर कौन है, तब हम नई रणनीति बनाएंगे। तब तक हम अपने निर्धारित पटकथा के अनुसार अपना अपना किरदार निभाते रहेंगे। मैं और अजय भीमजोड़ी के उस नन की सच्चाई को खोजेंगे और चर्च में रहने की कहानी को अंजाम देंगे। सफर का आनंद लेते हुए हम मलाजखंड पहुंच गए। मलाजखंड पहुंचकर मैंने बॉबी और मरीका को भीमजोड़ी के चर्च के पास पहुंचकर कार से उतार दिया।
मैं और अजय अपना अपना किरदार निभाने के लिए तैयार थे। मैं और अजय सुबह सुबह भीमजोरी के चर्च में उस दिन पहली बार गए थे। वहाँ कुछ नन चर्च में काम कर रही थी और फादर पुलपिट पर लोगों के चर्च में आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने देखा कि वहाँ मौजूद सभी ज्यादातर गांव वाले थे या आदिवासी थे। मैंने चर्च में रुकना ठीक नहीं समझा और चर्च से बाहर निकलकर ढाबे पर आ गया। वहाँ भी कुछ गांव वाले जिनके पास कोई काम नहीं होता था बैठकर एक चाय लेकर चाय पर चर्चा करते थे। हमने भी उस दिन अपनी कुर्सी उनके पास लगाई और एक चाय लेकर चर्च की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद एक गांव वाले ने मुझसे कहा, अरे बाबू, आप लोग क्या यहाँ कॉपर खदान के काम से आए हैं? आपकी गाड़ी को हम रोज यहाँ से जंगल की तरफ जाते देखते हैं। मैंने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, हाँ, हम यहाँ काम से ही आए हैं, पर कॉपर खदान के काम से नहीं। हम सड़क बनाने वाले हैं भीमजोड़ी से मंडई गांव तक और जंगल में लाल मिट्टी और गिट्टी ढूंढते रहते हैं। उस आदमी ने कहा, अरे बाबू, आपके पहले भी यहाँ दो ठेकेदार आए थे रोड बनाने के लिए, पर नक्सलियों ने उनको मारकर भगा दिया। उनको भी मैंने ही समझाया था कि यहाँ रोड निर्माण का कार्य बहुत कठिन है, पर वो नहीं माने। मैंने तो उनको भी सलाह दी थी कि उनकी मदद सिर्फ एक आदमी कर सकता है, चाहे वो मिट्टी हो, गिटी हो या नक्सली हो, सब समस्या का हल उनके पास हो जाता, पर वो ठेकेदार नहीं माने। मैंने पूछा, कौन है वो, क्या नाम है उनका और कहाँ मिलेंगे? उसने कहा, वो तो देव पुरुष है, बस आप कहिए कि आप उनसे मदद लेंगे और मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। मैंने कहा, तब तो मिलना ही पड़ेगा ऐसे देव पुरुष से। क्या कहते हैं अजय साहब? मैंने अजय की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी से कहा, भाई, ये हैं अजय साहब और ये ही ठेकेदार साहब हैं। आप इनको मिला दीजिएगा आपके देव पुरुष से। वैसे क्या नाम है उनका? उस आदमी ने कहा, जेम्स साहब नाम है और वो सिर्फ मेरे कहने पर ही आपसे मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा, और आपका नाम क्या है? उसने कहा, उसका नाम तुन्नीलाल है। और मैंने उससे पूछा, ये चर्च कितने सालों से है यहाँ पर? फिर उसने चर्च से संबंधित सारी कहानी सुना दी। अब तुम समझ ही गई होगी मेबल कि वो गरीब किरदार कौन था और हमने सारी जानकारियाँ कैसे और किससे इकट्ठा की थी। मरिका ने भी अपनी किरदार को बखूबी निभाया था और उसी ने फादर थॉमस, जेम्स और माइकल को हॉस्टल बुलाया था। अजय, बॉबी और मरिका ने मिलकर उन सब को मारा था। यही है सच्चाई भीमजोरी के चर्च में चल रहे काले कारनामों का। मरिका ने खुद अपने हाथों से उन दरिंदों को उनके किए की सजा दी। रुद्र, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुमने कहा था कि मेरे सब प्रश्नों के उत्तर दोगे। मैंने कहा, मेबल, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, सिर्फ उतना ही जानता हूँ जितना तुमने मुझे बताया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम कहाँ से डॉक्टरी की पढ़ाई की हो और तुम कहाँ से मलाजखंड आ गई। मरिका तुम्हारे साथ कैसे रहने लगी और तुमने उसे क्यों अपनी बहन बताया था। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम फादर थॉमस से क्यों नफरत करती थी। मैं ये भी नहीं जानता कि वो नन की आत्मा जिसे कि टुन्नीलाल ने और कई लोगों ने देखा था, जिनमें मैं भी हूँ, वो कौन है। मैं ये जानने में असमर्थ था कि द नन ऑफ मेथोडिस्ट चर्च ऑफ भीमजोड़ी के नन की आत्मा का राज क्या है। पर चलो, अब उस चर्च में कोई आत्मा नहीं है और ना ही अब किसी का शोषण होगा। वैसे मेबल, तुम अब बता सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।